लुओ आंकी के घर पर लुओ युआन ने स्पिरिट स्टोन्स को समेट लिया। डायरेक्टर त्यान, इसे संभालने के लिए धन्यवाद। इन स्पिरिट स्टोन्स को तुरंत राजधानी भेजना जरूरी है। कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बस उन्हें सावधान रहने के लिए कह देना। 3 विकसित एजेंट्स ने 80 पाउंड से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स लेकर जियांगचेंग एयरपोर्ट का रुख किया। लुओ युआन वहीं रुक गया। इसी दौरान लुओ आंकी लुओ एस्टेट लौट आई। लुओ एस्टेट जियांगचेंग के बाहरी इलाके में स्थित था। यह 30 एकड़ से भी ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ था। पापा बाहर आइए, लुओ आंकी ने आवाज लगाई। लुओ जिपिंग, लुओ परिवार के मुखिया सामने आए। वह 50 के दशक में थे और सूट पहने हुए थे। वो बहुत सलीकेदार और साफ सुथरे दिख रहे थे। उनकी हर बात से तेज और सक्षम होने का आभास होता था। आंकी, क्या हुआ? लुओ जिपिंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरी बेटी तो आमतौर पर बहुत शांत रहती है, आज इतनी जल्दी में क्यों है? देखिए मेरे पास क्या है, लुओ आंकी ने रहस्यमय अंदाज में कहा। लुओ जिपिंग ने ध्यान से देखा। आत्मा पत्थर अभी भी मिट्टी से ढका हुआ था। उनकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। फिर उन्होंने जल्दी से चारों ओर देखा। आंकी, ये तो आत्मा पत्थर है, तुम्हें ये कहां से मिला? लुओ जिपिंग ने धीमी आवाज में पूछा। पापा, ये मुझे टाइगर किंग ने दिया है। टाइगर किंग? उसे आत्मा पत्थर कहां से मिला? लुओ आंकी थोड़ी शर्मिंदा सी दिखी। उसने इसे शेरों के बाड़े से खोद निकाला। फिर वह इसे लेकर बस चला गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। लुओ आंकी की आवाज में कुछ गर्व झलक रहा था। वह बाघ जिसे उसने पाला था सच में अद्भुत था, तो उसने बस जबरदस्ती ले लिया? लुओ जिपिंग असमंजस में था। अगर उन्होंने उसे लेने दिया तो कोई बात नहीं। पापा देखिए, क्या आप इससे विकसित हो सकते हैं? लुओ जिपिंग समझ गए कि उनकी बेटी क्या चाहती है। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया। हैरान हूं, मेरा देखभाल करता ऊर्जा कैसे सोखता है। किंगशान पार्क में पत्थर पर लेटे हुए मैंने सोचा, विकास के दौरान मैंने पूरा आत्मा पत्थर निगल लिया था। अन्य बाघों ने उन्हें कुचलकर ऊर्जा ली, जो ज्यादा असरदार नहीं था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या इंसानों के पास कोई बेहतर तरीका है। एक और रात आ गई। मैंने चांद की ओर देखा, करवट बदली और आराम से लेट गया। चमकदार अर्धचंद्र धीरे धीरे आकाश में आगे बढ़ रहा था। बगल में सुरक्षा ब्यूरो के एजेंट अभी भी आत्मा पत्थर खोद रहे थे। कैप्टन गाओ बिंग अभी भी शेरों के बाड़े में गश्त कर रहे थे। सुरक्षा और विशेष कार्यालय ने बाड़ा सील कर दिया था। वे पूरा इलाका खोदना चाहते थे। उन्होंने छोटी खुदाई मशीनें भी मंगवा ली थीं। खुदाई बहुत सावधानी से हुई ताकि कोई आत्मा पत्थर न टूटे। न जाने यहाँ कितने सोल स्टोन्स दबे हैं, गाओ बिंग ने ठुड्डी सहलाते हुए कहा। लगता है अभी भी बहुत बचे हैं। अफसोस, बाघ ने बड़ा पत्थर रखवाले को दे दिया। मुझे भी कीपर बन जाना चाहिए था, एक एजेंट ने मजाक किया। दोनों हंसते बातें करते रहे। बाकी आरवी में सो रहे थे। शेरों के बाड़े के अंदर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि टेंट लगाए। जैसे ही वे बातें कर रहे थे, एक अजीब सी सरसराहट ने सन्नाटा तोड़ दिया। वो क्या था? गाओ बिंग तुरंत सतर्क हो गया। उसके बगल में बैठा एजेंट अभी तक कुछ समझ नहीं पाया था। उसने अपनी टॉर्च बाहर की ओर चमकाई। जो उसने देखा उससे वह लगभग डर के मारे मर ही गया। जमीन पर मिट्टी ऊपर नीचे हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके नीचे कुछ रेंग रहा हो। दोनों में से कोई नहीं जानता था कि वह क्या था। अज्ञात से डरावना कुछ भी नहीं होता। मैं जाकर देखता हूँ। कौहाओ ने गहरी सांस ली। कैप्टन देखिए, ये चूहे हैं। रोशनी में कई चूहे जमीन से बाहर निकले और वे बहुत बड़े थे। गाओ बिंग अविश्वास से उन्हें घूरता रह गया। यही चूहे थे जो जमीन को हिला रहे थे। गाओ बिंग ने अपना रेडियो पकड़ा और चिल्लाया, सभी यूनिट्स ध्यान दें, शेरों के बाड़े में चूहे आ गए हैं। शेरों के बाड़े में चूहे आ गए हैं। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है और ये बहुत बड़े हैं। गाओ बिंग की चेतावनी से सभी